Welcome students in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we discuss the next part of your drug used on skin and mucous membrane. फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, जो म्यूकस मेम्ब्रेन स्किन में जो आपकी ड्रग अप्लाई करती हैं, जो ड्रग यूज़ करते हैं, उसके हमने इंट्रोडक्शन देखे थे। फिर उसके बाद डर्माटोलॉजिक व्हीकल्स देखे थे, जिसमें क्रीम्स हैं, ऑइंटमेंट हैं, लोशन हैं, एरोसोल्स हैं, ठीक है, इन सब की बात की थी। और उसके बाद हमने एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स देखे थे, जो कि आपके बहुत सारे डिफरेंट की डर्माटाइटिस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ स्किन में यूज़ किए जाते हैं। अब आज हम आपसे एंटी फंगल इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स की बात नहीं करेंगे। इम्यूनोमॉड्यूलेटर बेसिकली ओरल यूज़ करते हैं, लेकिन उनका यूज़ ऐसे स्किन के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए होता है, ठीक है। और इसके अलावा आपका एक्टो पैरासाइडिसाइड्स और एजेंट अफेक्टिंग पिगमेंटेशंस और सन स्क्रीन्स और एंस प्रिपरेशन तक की बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम इन सब टॉपिक को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो स्टार्ट पहले एंटी फंगल एजेंट्स। एंटी फंगल एजेंट वैसे मैंने आपको कीमोथेरेपी में पढ़ाए थे, जिसमें हमने टॉपिकल्स, पेरेंट्रल्स, ओरल सभी तरह के हमने देखे थे एंटी फंगल एजेंट्स। तो यहाँ पर एंटी फंगल एजेंट की बात करेंगे, मोस्टली जो टॉपिकल यूज़ करते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। टॉपिकल एंटी फंगल एजेंट्स में आपके टॉपिकल एमिडाजोल्स होते हैं, कॉट्रिमाजोल है, कीटोकोनाजोल है, ये कुछ और आपके टॉपिकल में होते हैं। निस्टेटिन्स भी यूज़ होते हैं। इसके अलावा ओरल एंटी फंगल्स होते हैं, जो ओरल एजोल्स भी होते हैं, ग्रेसिफ्लोविन होती है, और जो एम्फोटेरसिन बी है, ये भी यूज़ होती है। जो एम्फोटेरसिन बी आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है ब्लैक फंगस और वाइट फंगस में। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे केवल टॉपिकल एंटी फंगल्स एजेंट्स की। तो टॉपिकल एंटी फंगल्स एजेंट्स में आपके बेसिकली पहला तो जो है एजोल्स यूज़ होते हैं, टॉपिकल अमेडाजोल्स जिसे बोलते हैं। तो अमेडाजोल्स जो यूज़ होंगे उसमें आपकी दे हैव ए वाइल्ड रेंज ऑफ एक्टिविटी अगेंस्ट द डर्मेटोफाइट्स, कैनेडिया एंड पाइट्रोस्पोरम टाइप के जो आपके फंगस इन्फेक्शन होते हैं उनमें ये इफेक्टिव रहते हैं, जिसमें क्लोट्रीमाजोल है, इकोनाजोल है, कीटोकोनाजोल है, मिकोनाजोल है, ऑक्सीकोनाजोल है और सुकोनाजोल है, ठीक है। ये सभी आपके जो टॉपिकल्स ऑइंटमेंट्स या क्रीम्स आती हैं उनमें आपको ही मिलेंगे अक्सर। उसके अलावा टॉपिकल एमिडाजोल्स में आप क्या है कि इनको हम once or twice a daily application will result in clearing the dermatoid infection 2 से 3 वीक्स। 2 से 3 वीक के अंदर आपका डर्माटोफाइट जो इन्फेक्शन है स्किन का वो रिमूव हो जाता है, अगर उसको पर डे 2 टाइम उस अफेक्टेड एरिया पे हम अप्लाई करते हैं। द मेडिकल शुड बी कंटिन्यू अंटिल द इरेडिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कन्फर्म। और इस तरह की मेडिकेशन कंटिन्यू चलनी चाहिए जब तक कि ये इन्फेक्शन पूरी तरीके से इरिगेट नहीं हो जाता है। कंटिन्यू चलना बहुत ज़रूरी है। एंड प्रोइंगियल और इंट्रागिरियल कैनाडियासिस कैन बी ट्रीटेड बाई एनी दीज एजेंट्स एंड विच अप्लाइड थ्राइस और 4 टाइम्स डेली। तो इसमें 3 से 4 टाइम्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा जब आपका पैरेंगियल और इंटीग्रेनियस कैनाडियासिस टाइप का इन्फेक्शन हुआ है उस कंडीशन में। इसके अलावा सीबोर्बिक डर्माटाइटिस इन्फेक्शन ये होता है स्पेशली आपके स्कैल्प में होता है, हेयर में होता है। आपने देखा होगा कि बालों में कुछ फंगल इन्फेक्शन हो गया है, जिसमें कि आपका कुछ वेट ओजिंग होती है, कुछ सफ़ेद जैसा कुछ सब्सटेंस निकलता है, और डर्मिस जो होती है वो हार्ड हो जाती है। तो वो उस टाइप के फंगल इन्फेक्शन को हम सीबोरिक डर्माटाइटिस बोलते हैं। तो ये भी हम शुड बी ट्रीटेड विद ट्वाइस डेली एप्लीकेशन ऑफ कीटोकोनाजोल्स का यूज़ करते हैं अंटिल द क्लिनिकल लर्निंग इज ऑब्टेन। जब तक क्लिनिकली आप क्लियरिंग ये पूरी तरीके ठीक ना हो जाए। इसके डिफरेंट शैम्पूज, लोशंस आते हैं, उनको अप्लाई किया जाता है। लोशंस आते हैं उनको अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके अलावा निस्टेटिन्स हैं। निस्टेटिन्स ये भी आपके टॉपिकली क्यूटेनियस म्यूकोसल कैनेडियन इन्फेक्शन में यूज़ की जाती है। क्यूटेनियस का मतलब है जो आपके क्यूटेनियस मतलब क्या, नेल इन्फेक्शन है, नेल के आसपास का जो एरिया का इन्फेक्शन है आपका फंगल इन्फेक्शन उसमें। और म्यूकोसल कैनेडियन इन्फेक्शन का मतलब है कि ओरल जहाँ म्यूकोस मेम्ब्रेन, जैसे आपकी ओरल केविटी इन्फेक्शन हो जाए। इसके अलावा फीमेल की वेजाइनल पार्ट में जो म्यूकस पार्ट होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाए। थॉयराइड में कहीं आपके फेरेंग पोर्शन के आसपास कोई इन्फेक्शन हो जाए, किसका, फंगल का, तो उससे बोलते हैं म्यूकोजल कैनाडिया इन्फेक्शंस।
तो ये निस्टेटिन आपके म्यूकोसल कॉलोनी इन्फेक्शंस में, और क्यूटेनियस मतलब जो आपके नेल के आसपास का एरिया है वहाँ फंगल इन्फेक्शन, उसमें ये इफेक्टिव है। इट इज़ नॉट इफेक्टिव इन डर्मेटोफाइटिस में ये इफेक्टिव नहीं निस्टेटिन। अगर आपकी कहीं स्किन में कहीं हुआ है तो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा उसको हील करने के लिए, या आपके हेयर में या स्कैल्प में कहीं फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें इतना इफेक्टिव ये निस्टेटिन नहीं है। ओरल कैंडिडियासिस इज ट्रीटेड विद बाई होल्डिंग 5 ml infant 2 ml 5 ml और infant में 2 ml of nystatin oral suspension in the mouth for a several minutes 4 times a day before swallowing। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका ओरल अगर इन्फेक्शन हो गया है, कैंडिडियासिस हो गई है, उस कंडीशन में क्या करते हैं कि एक तरीका ये है कि 5 ml जो निस्टेटिन का सस्पेंशन है उसको अपने मुंह में होल्ड करो लगभग 4 से 5 मिनट, 3 से 4 मिनट होल्ड करने के बाद में उसे सॉलो करें। तो उससे क्या है कि ओरल जो इन्फेक्शन है, म्यूकोसल कैनेडिया इन्फेक्शन है, वो जल्दी हील हो जाता है। इस तरह से आगे वेल्वो बेंजाइनल कैनेडियासिस होता है, जो बेंजाइनल पार्ट है फीमेल का, उसमें भी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें भी कभी कभी आपका म्यूकोसल कैनेडिया इन्फेक्शन यानी फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, उसको भी हम ट्रीट करते हैं। उसको ट्रीट करने के लिए बेंजाइनल टैबलेट्स आती हैं, या इसे कह सकते हैं पेस्टिसाइड्स बोलते हैं, बेसिकली फार्मास्यूटिकल्स में हम लोग बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। जैसे कि अगर जो एनल पार्ट में आते हैं उसे सपोस्ट्रीज बोलते हैं, और जो वेंजाइनल पार्ट में लगते हैं उससे क्या होता है पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। तो पेस्टिसाइड्स या वेंजाइनल टैबलेट्स होती हैं, उसको हम वेंजाइनल में डाल देते हैं ट्वाइस डेली फॉर 14 डेज तक, और उसके बाद में आप देन नाइटली फॉर एडिशन ऑफ 14 to 21 डे। इसके अलावा आप अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो आप इसको 14 से 21 दिन तक चलाएंगे तो लगभग ये ठीक हो जाता है। ये तो बात हुई फंगल की। फंगल आपके 2 टाइप के हो गए, एक निस्टेटिन जो क्यूटेनियस और म्यूकोसल कैंडिडियासिस में यूज़ होते हैं, और डर्मेटोफाइटिस के लिए आपका टॉपिकल अमेडाजोल्स हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका एक्टोपैरासाइटिसाइड्स। एक्टोपैरासाइटिसाइड का मतलब क्या है कि जो आपके हेयर में, स्किन में जो छोटे छोटे आर्थ्रोपोड्स होते हैं, स्पेडिसिल्स होते हैं, उनकी वजह से जो इन्फेक्शन हो रहा है स्किन के अंदर, जो इरिटेशन हो रही है, जो इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसको सप्रेस करने के लिए जो एजेंट यूज़ किए जाते हैं वो सभी एक्टोपैरासाइटिसाइड्स में ही आते हैं। तो एक्टोपैरासाइटिसाइड में आपके एक तो परमिथ्रिन आता है, लिंडेन जिसे हम साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं वो आता है, और क्रोटामिटोन आता है, और सल्फ़र और मेलाथ्रीन आते हैं। ये 2 जो ऊपर के ड्रग हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो आपका एंटी स्केबिस एजेंट था उसमें हमने देखा था। तो अगेन यहाँ देख लेते हैं जो ऑइंटमेंट या क्रीम्स में मिलेंगे आपको। फर्स्ट बात करते हैं प्रीमेथ्रिन की। प्रीमेथ्रिन इज ए टॉक्सिक टू प्रोड्यूसियल हार्मोन्स एंड पेरिथ्रस प्यूबिस पार्ट में जो इन्फेक्शन करता है, ये भी आर्थ्रोपोड्स हैं। इसके अलावा आपका सार्कोफाइट्स स्कैबीज है, ये भी एक आर्थ्रोपोड्स है। तो प्यूडिसुलस जो होता है वो हमारे हेयर में इन्फेक्शन करते हैं और इसके अलावा जो आपका परथ्यूरिस प्यूबिस है वो आपका प्यूबिस पार्ट में जो हेयर होते हैं उनमें ईचिंग या इन्फ्लामेशन करते हैं। और आपका सर्कोफाइटिस कैवीज हैं, ये स्किन में इरिटेशन इन्फ्लामेशन करते हैं। तो तीनों ये क्या है, आर्थ्रोपोड्स हैं, और तीनों आर्थ्रोपोड्स के अगेंस्ट में ये आपका प्रीमिथ्रिन है वो टॉक्सिक रहता है, यानी कि इसको ये किल करने का काम करते हैं। कौन? प्रीमिथ्रिन। इन तीनों स्पीसीज़ को किल कर देंगे, इनके लिए टॉक्सिक होता है। रेसिडुअल ड्रग परसिस्ट अप टू 10 days फॉलोइंग एप्लीकेशंस, और हम इसका 10 दिन तक अगर कंटिन्यू एप्लीकेशन करें तो ये पूरी तरीके से इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। प्रीमिथ्रिन 1% क्रीम रिंस इन अप्लाई अनडाइल्यूट ऑन अफेक्टेड एरिया ऑफ द पेडिसोलोसिस फॉर 10 minutes, देन रिंस आउट विद वार्म वाटर। यानी कि जहाँ पर आपका पेडिसोलोसिस हुआ है वहाँ पर आप 1% इसकी क्रीम अप्लाई कीजिए, 10 मिनट तक रखिए, उसके बाद इसे वार्म वाटर से साफ़ कर दीजिए। तो उसमें आपको इससे कंटिन्यू इस तरह का प्रिपरेशन हम अप्लाई करेंगे लगभग 10 दिन तक, तो
इस टाइप के इन्फेक्शन से हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, मतलब पूरी तरीके से रिलीफ मिल जाएगा। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्कैबीज के इन्फेक्शन के लिए सिंगल एप्लीकेशन ऑफ 5% क्रीम इज अप्लाई टू बॉडी फ्रॉम नेक डाउन, मतलब नेक से नीचे वाला जितना बॉडी का पार्ट है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। 5% क्रीम अप्लाई कीजिए जहाँ जहाँ ये इन्फेक्टेड है उस एरिया में, और बाकी और एरिया में भी अप्लाई कर दीजिए। लेफ्ट ऑन फॉर 8 to 12 आवर देन वॉश ऑफ। अब 8 से 12 घंटे से छोड़ दीजिए, और 8 से 12 घंटे बाद में आप उसे वॉश आउट करके निकाल सकते हैं, नहा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो आर्थ्रोपोड्स की वजह से, चाहे वो आपका स्किन में इरिटेशन या इन्फ्लामेशन हो रहा था, प्रीवियस हेयर में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो रहा था, या फिर आपके हेयर में कोई इन्फ्लामेशन या इचिंग हो रही थी, वो सभी आपकी ठीक की जा सकती है बाय द यूज़ ऑफ प्रिमेथ्रिन। नेक्स्ट है आपका लिंडेन, जिसे हम हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सिन के नाम से जानते हैं। ये जो आपका लिंडेन है, यह शैम्पू और लोशन दोनों की फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में। लगभग 10% डोज जो होती है वो आपकी फॉरआर्म इज एब्जॉर्ब कर लेगा और कंसनट्रेटेड इन फैटी एसिड इंक्लूडिंग द ब्रेन। 10% अगर इसका डोज दी जाएगा, अगर अप्लाई करते हैं स्किन में, तो ये एब्जॉर्ब हो जाती है और ये ब्रेन तक पहुंच सकती है, जो कोई टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। इसके अलावा फॉर पेडिकुलोसिस प्यूबिस के दोनों कंडीशंस में 30 ml शैम्पू इसका इज अप्लाई ऑन ड्राई हेयर ऑन ए स्कैल्प और जेनिटल एरिया, अगर प्यूबिस एरिया में है तो। और पेडिकुलोसिस मतलब कि हेयर एरिया में, अगर पेडिकुलोसिस मतलब कि, या पेडिकुलोसिस सिंपली भाषा में कहूँ आपको जुएँ जैसे बोलते हैं, उसके कारण जो इन्फेक्शन होता है हमारे बालों में उसे पेडिकुलोसिस बोलते हैं। और प्यूबिस पार्ट में जो हेयर होते हैं वहाँ भी इन हो जाता है या इन्फ्लामेशन हो जाता है, इचिंग होती है, तो उसमें क्या है 30 ml शैम्पू आप ड्राई हेयर में अप्लाई कीजिए, स्कैल्प में अप्लाई कीजिए, जेनिटल एरिया के आसपास जो प्यूबिस पार्ट में जो हेयर है वहाँ अप्लाई कीजिए, तो 4 मिनट बाद में रिंस ऑफ कर दीजिए। और सब पर डे करेंगे तो आसानी से ये आपके 3-4 दिन में पूरी तरीके से रिमूव हो जाते हैं। नो एडिशनल एप्लीकेशन इंस्टेड अनलेस लिविंग लाइस आर प्रेजेंट, 1 वीक ट्रीटमेंट आफ्टर। ठीक है, उसके बाद कोई एप्लीकेशन ज़रूरत नहीं है। 1 हफ्ते बाद अगर दोबारा ऐसा कंडीशन हो रही है तो उसे दोबारा अप्लाई करेंगे हम और दोबारा वॉश आउट कर सकते हैं। इन स्कैबीज ए सिंगल एप्लीकेशन इज अप्लाइड टू द एंटायर बॉडी फ्रॉम द नेक डाउन एंड लेफ्ट ऑन 8 to 12 आवर देन वॉश ऑफ। अगर स्कैबीज की ऐसी कंडीशन है, मतलब स्किन में है, स्किन में आर्थ्रोपोड इन्फेक्शन हुआ है, आर्थ्रोपोड की इचिंग हुई है, स्कैबीज जैसी कंडीशन बनी हुई है, उस कंडीशन में इसे हम पूरी बॉडी को अप्लाई करेंगे, स्पेशली नेक के नीचे, मतलब सिर को छोड़कर आप पूरी बॉडी पर अप्लाई कर दीजिए और उससे 8 से 12 घंटे छोड़ दीजिए, उसके बाद इसे वॉश ऑफ कर लीजिए, तो इससे भी पेशेंट को स्कैबीज में रिलीफ मिलता है। पेशेंट शुड बी retreated only if the active mites can be demonstrated and never within 1 week of initial treatments। और अगर आपको दोबारा ये ऑब्जर्व होते हैं 1 वीक के बाद में, तो दोबारा आप इसे अप्लाई कीजिए और दोबारा इसे वॉश आउट कीजिए। हर 1 वीक में आप ये कर सकते हैं जब तक ये ठीक ना हो। इसके अलावा आपका क्रोटामिटोन भी एक ड्रग है, ये भी लोशन और क्रीम के फॉर्म में अवेलेबल है। ये भी स्पेशली आपकी स्कैबिसाइड्स का काम करती है और एंटी पर्प्यूराइटिस का भी काम करती है। लेकिन स्किन में एक इन्फ्लामेशन होता है जिसमें डर्मिस हार्ड हो जाती है, उसको हम पर्प्यूराइटिस बोलते हैं। एंटी तो उस काम में भी उस इन्फेक्शन को भी हील करने का काम आती है। फॉर स्कैबिस 2 एप्लीकेशन आर अप्लाइड फॉर ए चिन डाउन, मतलब आप वही गले से नीचे 24 आवर तक आप अप्लाई कीजिए, उसके बाद 48 घंटे के बाद 24 आवर इंटरवल में 2 बार अप्लाई करेंगे। और फिर 2 बार अप्लाई करने के बाद में, पहले 1 बार अप्लाई कर दी, फिर 24 घंटे फिर अप्लाई किया, फिर उसके बाद में आप इसे क्लीजिंग बात किया आफ्टर 48 घंटे बाद में, आफ्टर द लास्ट एप्लीकेशन, जिससे क्या है स्कैबिस के पूरी तरीके से रिलीफ मिल जाएगा जब हम क्रोटामिटोन को यूज़ करते हैं। तो क्रोटामिटोन का मतलब क्या हुआ, 2 एप्लीकेशन है एवरी 24 आवर्स, और उसके 48 घंटे के बाद में हमें यहाँ वॉथिंग करनी है, तभी जाके इसका इफेक्ट प्रॉपर नज़र आता है। क्रोटामिटोन किच कैन बी यूज एज अल्टरनेटिव टू लिंडेन। लिंडेन के
अल्टरनेटिव भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं स्कैबीज़ के ट्रीटमेंट में। तो यहाँ पर हमने 3 बात की। पहले बात की हमने प्रीमेथ्रिन की, दूसरा देखा लिंडेन, और लास्ट देखा तीसरा देखा आपका प्रोटामेटोन्स। अब एक और रह गया सल्फर और मेलाथियोन। सल्फर रिमेन ए पॉसिबल अल्टरनेटिव ड्रग फॉर यूज़ इन इन्फेंट्स एंड प्रेग्नेंट वुमेंस। तो अगर प्रेग्नेंट्स और इन्फेंट्स कोई हैं तो सल्फ़र का हम डाइल्यूशन यूज़ करते हैं स्कैबीज़ के ट्रीटमेंट में खासकर। द यूजफुल फॉर्मुलेशन 5% प्रेसिपिटेट सल्फ़र इन पेट्रोलियम, मतलब पेट्रोलियम के अंदर 5% पेट्रोलियम में हम 5% पेट्रोलियम 5% सल्फ़र का पेट्रोलियम एक मीडियम बना लेते हैं। मतलब अगर 100 ग्राम हमारे पास पेट्रोलियम है तो उसमें 5 ग्राम हमने सल्फ़र मिला ली, तो उस तरीके से हमारे पास में टोटल 5% प्रेसिपिटेट सल्फ़र पेट्रोलियम बन गई है। इसको हम अप्लाई कर लेते हैं जहाँ भी स्कैबीज़ हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये सल्फ़र जल्दी हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। जब ब्लड में पहुँचेगी नहीं तो टॉक्सिसिटी के चांसेस कम है, जबकि प्रीवियस ड्रग हैं तो ये जब क्या है ब्लड में सब एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जिससे ये टॉक्सिसिटी कर सकती हैं। तो इसलिए ये सल्फ़र क्या थोड़ा सा सेफ रहती है। मेलाथियोन इज अवेलेबल 0.5% लोशन that should be applied to the hair when dry, and 4 to 6 hours later hair is combed and remove nits and lice। और मेलाथियोन का भी 0.5% में लोशन आता है जो आप हेयर में अप्लाई कर सकते हैं प्यूडिशियल में। तो प्यूडिशियल आपके प्यूडिशियल हुए हैं, जुए हुए हैं बालों में, तो उस कंडीशन में मेलाथियोन को 0.5% लोशन को अप्लाई कीजिए बालों में, और 4 से 6 घंटे बाद में आप कंघी मारकर निट्स और लाइज मतलब और निट्स हैं जो भी आर्थ्रोपोड्स आपके हेयर में हैं उनको आसानी से रिमूव आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ पूरा ट्रीटमेंट आपका प्रीडिशियल का और आपका स्कैबीज़ का। तो कौन सी प्रीमेथ्रिन बात की, लिंडेन थे, क्रोटामिनोटोन था, सल्फर और मेलाथियोन थे। अब आते हैं एजेंट अफेक्टेड पिगमेंटेशंस। पिगमेंटेशंस मतलब आप समझ रहे होंगे, पिगमेंट जो हमारी स्किन की है, पिगमेंटेशन ज़्यादा हो रहा हुआ तो स्किन डार्क रहती है, पिगमेंटेशन कम होगा तो स्किन लाइट रहेगी। तो यहाँ पर आपका हाइड्रोक्सीक्विनोन है, मैक्यूनोन है, मोनोबेंजीनोन है, ये सभी ड्रग रिड्यूस करती हैं हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन के लिए, क्योंकि हाइपर पिगमेंटेशन जब होगा स्किन का तो स्किन डार्क रहेगी, और ये एजेंट जब यूज़ करेंगे तो हाइपर पिगमेंटेशन कम हो जाएगा, तो स्किन का कलर जो है, टोन जो है वो डार्क से लाइट हो जाती है। मतलब सीधी भाषा में कहें थोड़ा काले से थोड़ा सा गोरी स्किन हो जाती है, मतलब ब्लैक से स्किन थोड़ी वाइटिश हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ब्लैक हो रही है तब। दिस कंपाउंड इनहिबिट द ट्रायोसिन इंटरफ्रेंस विद द बायोसिंथेसिस ऑफ मेलानिन। बेसिकली आप मेलानिन की यानी आपने अगर बायोसिंथेसिस पढ़ी हो तो उसमें आपने देखा हो ट्रायोसिन इज द प्राइमरी कंपाउंड्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेलानिन सिंथेसिस। अगर ट्रायोसिन आपकी बॉडी में बन रहा है, स्किन में ट्रायोसिन अवेलेबल है, तो मेलानिन का फॉर्मेशन आसानी से होता रहेगा। अगर ट्रायोसिन का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो मेलानिन नहीं बन पाएगा। तो जो आपके हाइड्रोक्विनोनिन है, मीथाक्विनोल है, मोनोबेंजोन है, ये सब क्या कर रहे हैं, आपके ट्रायोसिन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। जब ट्रायोसिन नहीं हुआ तो मेलानिन बनेगा नहीं, क्योंकि ट्रायोसिन मेलानिन बनने के लिए प्राइमरी प्रोडक्ट कौन है, ट्रायोसिन। अब टॉपिकल हाइड्रोक्विनोनिन, मीथाक्विनोनिन, हाइड्रोक्विनोन और मीथाक्विनोल रिजल्ट इन टेम्पररी लाइटनिंग, बट मोनोबेंजोन कॉज इरिवर्सिबल डिपिगमेंटेशंस। मतलब कहने का मतलब ये हाइड्रोक्विनोन और मैक्यूनोल है, इसको हम अगर अप्लाई करते हैं तो जब तक अप्लाई करेंगे तब तक स्किन का कलर लाइट रहेगा, जबकि मोनोबेंजोइन का क्या है, वो इरिवर्सिबल डिपिगमेंटेशन होता है। मतलब इसको अगर हमने लगा दिया, 3-4 अप्लाई करती गया तो क्या है, लॉन्ग टाइम तक स्किन कलर लाइट रहेगा, क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जबकि वो क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस ब्लॉक करती है हाइड्रोक्विनोल और मैक्यूनोल। जबकि मोनोबेंजोन क्या कर रहे हैं, इरिवर्सिबल डिपिगमेंटेशन कर रहे हैं, या डिपिगमेंटेशन एक बार हो गया तो पिगमेंटेशन नहीं हो पाएगा तो स्किन लाइट की लाइट रहेगी, डार्क नहीं होगी। मोनोबेंजोन्स में कॉज हाइपरपिगमेंटेशन इट्स साइड डिस्टेंट फ्रॉम द एरिया ऑफ एप्लीकेशंस, ठीक है।
तो मोनोबेंजोन क्या करते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन कर देंगे, यानी कि आपका मेलिन का पिगमेंट का फॉर्मेशन बहुत कम हो जाता है जहाँ पर इसे अप्लाई करेंगे तब। ठीक है। अब इसके अलावा कुछ और आती प्रिपरेशंस, जैसे आपकी ट्राइक्सोलेन, ट्रायो, एक्सोलेन, मैथो, एक्सोलेन, ये सब क्या होते हैं, आपके पोस्टरेन होते हैं जो यूज़ करते हैं आपके किस कंडीशन में, रीपिगमेंटेशंस में ऑफ डी पिगमेंटेड मैस्कुलाई ऑफ वेटिलिगो। मतलब ये बात है, यहाँ पर हम बात किसी कर रहे हैं उन एजेंट्स की जो पिगमेंटेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। अभी हमने इससे जो पहले बात की थी, जो ड्रग थी ये वाली, ये जितनी ड्रग थी वो क्या कर रही थी, पिगमेंटेशन को कम कर रही थी। लेकिन जो आपकी ये ड्रग हैं, ट्राइक्सोलेन, मैथोक्सेलेन, ये सब क्या है, आपके पोसोरेलेंस हैं। और पोसोरेलेंस का मतलब जो ये है, पोसोरेलेन मतलब क्या, किस कंडीशन में यूज़ होती हैं, ये रीपिगमेंटेशन, दोबारा पिगमेंटेशन जनरेट करने के लिए, जब पिगमेंटेशन नहीं हो रहा है तो पिगमेंटेशन को इनिशिएट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, स्पेशली आपका वेटिलिगो डिसऑर्डर्स में, जैसे लिकोडर्मा भी कहते हैं। वेटिलिगो डिसऑर्डर, लिकोडर्मा आप जिसे बोलते हैं आम भाषा में सफ़ेद दाग जैसी प्रॉब्लम होती है। तो जहाँ जहाँ वाइट स्पॉट्स पड़ जाते हैं पूरी स्किन में, सफ़ेद दाग जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें क्या होगा कि उस स्किन के पार्ट में पिगमेंट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अब पिगमेंटेशन नहीं होगा तो स्किन कैसी हो जाती है, वाइट हो जाती है और वहाँ पर स्पॉट बन जाता है। तो ये जब प्रिपरेशंस होती हैं जिसमें हमारा ट्राइक्सोलेन है, मेथोक्सोलेन है, ये क्या करती हैं, जो डिपिगमेंटेड सेल्स हैं उनको रीपिगमेंटेशन करेगी, पिगमेंट का फॉर्मेशन को बढ़ाती है या सिंथेसिस करना दोबारा शुरू कर देती है। तो ये पोर्सिलेन मस्ट बी फोटो एक्टिवेटेड बाई लॉन्ग वेव लेंथ अल्ट्रावायलेट लाइट इन द रेंज ऑफ 320 to 400 नैनोमीटर्स, जिसे हम अल्ट्रावायलेट ए रेडिएशन एक रीजन कहते हैं, टू प्रोड्यूस बेनिफिशियल इफेक्ट। मतलब कहने का मतलब है कि जो पोर्सिलेन है, ये जो हैं ये फोटो एक्टिवेटेड कंपाउंड हैं, ये इफेक्ट अपना तब प्रोड्यूस ज़्यादा करते हैं जब वो लॉन्ग वेवलेंथ के कांटेक्ट में आते हैं। और ये 320 से 420 नैनोमीटर के जब कांटेक्ट में आएंगे तो ये अपना ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, यानी पिगमेंटेशन को ज़्यादा इंड्यूस कर पाएंगे, जिससे जहाँ पर लाइट स्पॉट है वो डार्क स्पॉट में चेंज हो जाता है, यानी कि जो लाइट स्पॉट्स हैं या वाइट स्किन है वो थोड़ी सी स्किन कलर के टोन में चेंज हो जाएगी। द रिस्क ऑफ पोर्सिलेन इज फोटो कीमोथेरेपी आर कैटरेक्ट एंड स्किन कैंसर। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि अगर आप पोर्सिलेन की थेरेपी कर रहे हैं, फोटोथेरेपी हो रही होती है, तो उसमें दो बहुत बड़े एडवर्स इफेक्ट हैं कि अगर इसका यूज़ करते हैं तो कैटरेक्ट जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है, और दूसरा आपका स्किन कैंसर भी हो सकता है अगर इसे लॉन्ग टाइम यूज़ करें। इसे अप्लाई भी करना है, साथ में सन की कांटेक्ट में भी आना है और इतने लाइट की रेडिएशन में कांटेक्ट में आना है। तो उस वजह से क्या होता है, कभी कभी हमारी स्किन कैंसर जैसी कंडीशन और कैटरेक्ट जैसी कंडीशंस बन जाती है, क्योंकि ये जो पोर्सिलेन कंपाउंड है एब्जर्व होकर हमारे आई की लेंस में जाके डिपोजिट हो जाता है। और जो आई की कॉर्निया है आई की, अगर आपने आई का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आई की कॉर्निया है, तो आई कॉर्निया के पीछे जितना पोर्शन है ब्लैक है, रेटिना के आसपास भी ब्लैक पोर्शन है, वहाँ भी क्या होता है, मेलानिन पिगमेंट होता है। तो मेलानिन पिगमेंट अगर कम या बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, और वो मेलानिन पिगमेंट की वजह से कैटरेक्ट जैसी प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, वो है आपका सन स्क्रीन्स। तो ये सन स्क्रीन में जो मेडिकामेंट्स यूज़ किए जाते हैं या ड्रग यूज़ किए जाते हैं, दो टाइप की होती हैं, या तो वो सन स्क्रीन्स होती हैं या सनसेट होती हैं। सन स्क्रीन्स तो वो केमिकल कंपाउंड होंगे जो अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और सनसेट वो कंपाउंड होते हैं जो अल्ट्रावायलेट लाइट को क्या रिफ्लेक्ट कर देते हैं। मतलब लाइट आई लेकिन वो बॉडी के अंदर गई नहीं, रिफ्लेक्ट हो गई। जैसे मिरर में लाइट पड़ती है, रिफ्लेक्शन हो जाता है, वो अंदर नहीं जाती है। सेम आपके सनसेट होते हैं। सनसेट क्या करेंगे, आपके कंटेनिंग ओपेक मटेरियल्स सच से टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देंगे और लाइट हमारी अल्ट्रावायलेट स्किन में ऑब्जर्व नहीं हो पाती है। ठीक है।
तो 3 क्लास ऑफ कंपाउंड मोस्टली यूज़ होते हैं सनस्क्रीन में, 3 टाइप के। एक है आपका पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड्स और इसके एस्टर कंपाउंड, दूसरा आपका बेंजोफिनोन्स है, तीसरा आपका डाई बेंजोइल मेथेन्स है। तो देखते हैं इसकी वन बाई वन। पहले बात करते हैं जो सनस्क्रीन इज़ डिजाइन टू एब्जॉर्ब, जो सनस्क्रीन जितने भी लोशंस होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं, वो सब डिजाइन किए गए हैं टू एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट वी रेंज, अल्ट्रावायलेट वी रेंज वेवलेंथ, जो कि 280 से लेकर 380 नैनोमीटर के बीच की है। तो यहाँ पर जो अल्ट्रावायलेट रेंज है उसको डिवाइड किया गया दो में, एक अल्ट्रावायलेट बी और एक अल्ट्रावायलेट ए। अल्ट्रावायलेट बी रेंज है वो 280 से 320 नैनोमीटर में है, और अल्ट्रावायलेट जो ए रेंज है वो 320 से लेकर 400 नैनोमीटर के बीच में, 320 से 400 नैनोमीटर में ए, और 280 320 में बी, 280 320 बी, और 320 से 400 ए। तो जितने भी आपके सनस्क्रीन होंगे वो सभी बेसिकली आपकी अल्ट्रावायलेट जो बी रेंज है 280 से लेकर 320 नैनोमीटर की जितनी भी आपकी रेडिएशन आती हैं उनको ये एब्जॉर्व कर लेते हैं। अल्ट्रा UVV इज़ द रेंज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट ऑफ द एरिथीमा एंड टैनिंग एसोसिएटेड विद सन एक्सपोजर्स। यानी अल्ट्रावायलेट जो बी रेंज की जितनी भी बी रेंज है वो मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होता है आपका एरिथीमा मतलब क्या है, स्किन बर्न, जिसे हम सनबर्न बोलते हैं। सनबर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, अल्ट्रावायलेट वी रेंज, ठीक है। इससे टैनिंग ऑफ स्किन, जो स्किन का कलर डार्क हो जाता है सन की प्रेजेंस में ज़्यादा टाइम रहे, तो टैनिंग ऑफ स्किन का मतलब क्या है, सन के प्रेजेंस में ज़्यादा होने की वजह से टैनिंग हो गई स्किन कलर डार्क हो गया। वो भी क्या होता है जब अल्ट्रावायलेट रेंज बी हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में ज़्यादा एक्सपोज हो रही है तब। इसलिए जितने भी आपके सनस्क्रीन होते हैं वो सब क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट वी जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे स्किन में सनबर्न जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही टैनिंग जैसी प्रॉब्लम होती है। क्रोनिक एक्सपोजर ऑफ लाइट इन दिस रेंज इंड्यूस एजिंग ऑफ स्किन एंड फोटोकार्सियोनेजेनेसिस। अगर बहुत ज़्यादा इस लाइट की रेंज की लाइट में हम बार बार एक्सपोज होते रहें, कंटिन्यू एक्सपोज होते रहेंगे और क्रोनिक एक्सपोज होते रहे, तो उससे हमारी स्किन की एजिंग हो जाती है, मतलब रिंकल पड़ जाएंगे, स्किन की एज हायर एज में जैसी स्किन होती है वैसी नहीं रहेगी, स्किन यंग नहीं रहेगी। इसके अलावा आपका फोटो कार्सियोनेसिस मतलब क्या है, सनलाइट की वजह से जो स्किन कैंसर हो रहा है वो भी होने लगता है। पैरामिनो बेंजोइक एसिड्स एंड इट्स एस्टर्स आर मोस्ट इफेक्टिव अवेलेबल एब्जॉर्ब इन द अल्ट्रावायलेट बी रेंज। तो पैरामिनो एसिड जो बी है उसके एस्टर जो कंपाउंड है वो मोस्टली यूज़ किए आते हैं जो अल्ट्रावायलेट बी रेंज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारी टैनिंग जैसी कंडीशन, सनबर्न जैसी कंडीशंस जो स्किन की होती है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आपका बेंजोफिनोन्स होते हैं, हमने बताया था 2-3 टाइप कंपाउंड है। पहला क्या होगा, पैरामिनो बेंजोइक एसिड्स, दूसरा क्या होगा, बेंजोफिनोन। अब बेंजोफिनोन्स क्या करते हैं, बेंजोफिनोन इंक्लूड ऑक्सीबेंजोन, डाईऑक्सीबेंजोन्स और शुलिसोबेंजोन्स। तो जो आपके बेंजोन्स कंपाउंड हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं 250 से लेकर 360 नैनोमीटर के बीच की, जबकि आपका पैरामिनो बेंजोएसिड कितना एब्जॉर्ब कर रहा था, 280 से लेकर 380 नैनोमीटर्स, और ये क्या कर रहे हैं 250 से लेकर 360 नैनोमीटर्स। वट देयर इफेक्टिवनेस इन UVV एरिथीमा इज लेस देन पावा। लेकिन ये देखा गया है कि जो इफेक्टिवनेस है वो इसकी कम है एज कम्पेयर टू द पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड से। डाई बेंजो मैथेन्स इंक्लूड है पैरासोल और एक यूसोलॉक्स दोनों में इंक्लूड होते हैं। पैरासोल मतलब वो चीज़ें होती हैं जो हमारे जो हम पैरासोल मतलब वो कंपाउंड या वो प्रिपरेशंस जो स्किन में अप्लाई करते हैं ताकि सनबर्न जैसी कंडीशन ना हो, और यूसोलॉक्स जैसी वो कंपाउंड होते हैं जो हम स्किन में अप्लाई करते हैं जिससे टैनिंग स्किन डार्क ना हो। तो पैरासोल जो है, यूसोलॉक्स है, ये कंपाउंड या प्रिपरेशन जो अवेलेबल है मार्केट में, दोनों में ये आपकी डाईबेंजो मैथेन्स पड़ी होती हैं जिससे स्किन सनबर्न जैसी प्रॉब्लम, टैनिंग जैसी प्रॉब्लम या सनबर्न जैसी प्रॉब्लम, टैनिंग जैसी प्रॉब्लम नहीं हो पाती है। इसके अलावा बेंजोइल मैथेन्स एब्जॉर्ब वेवलेंथ थ्रू आउट द अल्ट्रावायलेट ए रेंज
यानी 320 से 40 विद मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ 360 नैनोमीटर्स। तो ये अल्ट्रावायलेट ए रेंज को भी लगभग ये एब्जर्व कर लेती है, जो 320 से 40 नैनोमीटर के बीच में है। कौन? डाईबेंजोइल मेथेन्स कंपाउंड है, ये अल्ट्रावायलेट ए रेंज को एब्जॉर्व कर लेता है 320 से 40 नैनोमीटर, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है वो 360 नैनोमीटर वाली रेडिएशन का होता है। तो पेशेंट सेंसिटिव टू द अल्ट्रावायलेट ए इंक्लूड, जो पेशेंट, कुछ पेशेंट ऐसा देखा जाता है जो उनकी स्किन होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है अल्ट्रावायलेट ए रेंज के लिए, तो उनके लिए दोज विद क्यूटेनियस ल्यूपस एरिथ्रोमेटस एंड ड्रग इंड्यूस फोटोसिंथेसिस। मतलब क्या है कि जो पेशेंट आपके अल्ट्रावायलेट ए रेंज से जो सेंसिटिव होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक तो होती है क्यूटेनियस ल्यूपस एरिथ्रोमेटस, ये क्या होता है, एक डिसऑर्डर होता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, जैसे वो सनलाइट में एक्सपोज में होंगे तुरंत वहाँ पे क्या वो बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इचिंग होगी। तो इस टाइप की प्रॉब्लम जो होती है उसे बोलते हैं क्यूटेनियस ल्यूपस एरिथ्रोमेटस। ये स्पेशली उन पर्सनों को होती है जो इस रेंज की लाइट में एक्सपोज होते ही क्या होगा, जितनी रेंज की लाइट में एक्सपोज होते ही उनकी स्किन रेड हो जाएगी, इचिंग होगी, स्वेलिंग हो जाएगी, बहुत सारे कंडीशन बनती है। साथ में कुछ पेशेंट होते हैं जो ड्रग के कारण फोटोटॉक्सिसिटी हो रही होती है, तो जो ड्रग इस तरह खा रहे हैं जो फोटोटॉक्सिसिटी करती हैं, तो वो भी अगर वो ड्रग ले रहे हैं तो इस रेंज में उनके लिए भी क्या होते हैं, एलर्जी जैसे रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो दोनों कंडीशंस के जो पेशेंट हैं उनके लिए हम यही कंपाउंड उनके लिए सन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इन द पेशेंट ऑफ डाईबेंजोइल मेथेन्स कंटेनिंग सन स्किन्स में प्रोवाइड इम्प्रूव फोटो प्रोटेक्शंस। तो ठीक है, मतलब जिन कंपाउंड जिन प्रिपरेशन में आपका ये डाईबेंजोमेथेन होगा तो ये सन स्किन में और ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, क्योंकि ये ए रेंज को कवर कर रहा है, साथ में बी रेंज को वो तो पैरामिनो बेंजोइक कर ही रहा था। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा होगा SPF, जब आपने देखा होगा सन स्क्रीन खरीदने जाते होंगे आप लोग, आपने ख़रीदा भी होगा, तो उसमें कुछ लिखा होता है SPF, जिसे हम बोलते हैं सन प्रोटेक्शन फैक्टर्स। इससे हम मेजर करते हैं कि जो हमारा सन स्किन है वो कितना इफेक्टिव है। अगर SPF ज़्यादा है तो मोर इफेक्टिव है, SPF कम है तो ये लेस इफेक्टिव है। ये जो सन स्किन मेजर टू इट्स इफेक्टिवनेस इन एब्जॉर्बिंग ए इर्थ्रोजेनिक अल्ट्रावायलेट लाइट। तो इट डिटरमाइन वाई मेजर द मिनिमम एरिथ्रो डोज विद एंड विदाउट सन स्किन इन ए ग्रुप ऑफ नॉर्मल पीपल। बेसिकली ये डिटरमाइन करते हैं, एक ग्रुप हमने ऐसा बना लिया जिसमें हमने ये जो आपका मतलब सन स्किन को पीपल में लगाया, और एक ग्रुप ऐसा बनाया जैसे सन स्किन को नहीं लगाया। फिर दोनों का हम रेशियो देखते हैं कि कितने परसेंट जो हैं जो आपके सन से अनअफेक्टेड हुए हैं, सन से या एरिथीमा जैसी कंडीशन नहीं हुई है। तो ये देखा जाता है, ऑब्वियसली बात है, जो ये अप्लाई करेंगे उनको सन एरिथीमा क्या होगा, नहीं होगा, और जो नहीं अप्लाई करेंगे उनके साथ में सन या एरिथीमा जैसी स्किन एरिथीमा ज़्यादा होगा। तो वो ही रेशियो निकाला जाता है। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ मिनिमम एरिथीमा डोज विद ए सनबर्न एंड टू मिनिमम एरिथीमा डोज विदाउट सन स्किन इज ए SPF। तो सन SPF क्या है, एक फैक्टर, एक रेशियो है, किसके दो बीच का रेशियो, एक ग्रुप वो जिसने सन स्किन अप्लाई की है और एक ग्रुप वो जिसने सन स्किन अप्लाई नहीं की है। अब उसमें ये देखा जा रहा है कितने लोगों को सन या स्किन एरिथीमा नहीं हो रहा है। तो नहीं होने वाला का पोर्शन ओबियसली ज़्यादा किसमें होगा, जिसने सन स्किन अप्लाई की है, और जिसने नहीं अप्लाई की है उसमें कम होगा। तो जितना ज़्यादा रेशियो ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा वो क्या है, इफेक्टिव है। ठीक है, तो फेयर स्किन इंडिविजुअल्स हुज सनबर्न ईजिली आर एडवाइज टू यूज़ ए प्रोडक्ट विद एन SPF ऑफ 15 और ग्रेटर। यानी जिनका स्किन बहुत ज़्यादा फेयर होता है, बहुत ज़्यादा लाइट स्किन है, तो अक्सर उनको देखा जाता है उनको सनबर्न की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। तो उनको एडवाइस करना चाहिए कि उनका जो जिन प्रोडक्ट में SPF 15 से ज़्यादा हो, सन प्रोटेक्शन फैक्टर 15 से मोर हो, वो यूज़ करें, ताकि उनको सनबर्न जैसी या एरिथीमा, स्किन एरिथीमा जैसी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंस प्रिपरेशंस। इंस एंटीबैक्टीरियल तो हमने देख लिए थे जो एजेंट यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर एंटीबैक्टीरियल के अलावा और जो प्रिपरेशन है जो इंस में यूज़ की जाती है वो देखते हैं। पहला है आपका
रेटिनोलिक एसिड, जिसे ब्रांड नेम मार्केट में बिकता है आपका ट्रेटिनोन के नाम से। रेटिनोलिक एसिड एक तरह से आपका डेरिवेटिव है विटामिन ए का। इज़ द एसिड फ्रॉम ए विटामिन ए। इट इज़ इफेक्टिव टॉपिकल ट्रीटमेंट ऑफ एंस वल्गैरिस। जो एंस मुहासे जैसी प्रॉब्लम होती है, वल्गैरिस एंस वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। सर्वल एनालॉगस ऑफ विटामिन ए, जिसमें आपका आइसो ट्रिटिनोन आर इफेक्टिव ओरली इन वेरियस डर्मेटोलॉजिक डिसीज़। बहुत सारे डर्मेटोलॉजिक डिसीज़ में इसको अगर दें एंस के अलावा और में भी ये बहुत इफेक्टिव है। इट्स एक्शन इन एंस ड्यू टू द डिक्रीज द कोलिजन बिटवीन द एपिडर्मल सेल्स एंड इंक्रीज एपिडर्मल सेल टर्नओवर। बेसिकली ये करते क्या है कि जो हमारा कोलिजन बिटवीन द एपिडर्मल सेल्स को कम कर देंगे। कोलिजन का मतलब क्या है? जो एपिडर्मल सेल आपस में बहुत ज़्यादा एक के ऊपर एक बहुत ज़्यादा आपस में जुड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा आपस में ग्रुप में प्रेजेंट हैं, आपस में बहुत ज़्यादा ग्रुप में हैं, एक के ऊपर एक लगी हुई हैं, ग्रुप में पड़ी हुई हैं, तो उसको ये कम कर देते हैं। ठीक है, और कम करेंगे जिससे क्या स्किन के पोर क्या होंगे? ओपन होने लगते हैं। साथ में क्या करते हैं? इंक्रीज द एपिडर्मल सेल टर्नओवर। और जो एपिडर्मल सेल है, ऊपर वाली सेल आपकी डेड सेल है, वो जितनी जल्दी बाहर निकल जाए उतना अच्छा है। अगर डेड सेल पे डेड सेल बनती चली जाएंगी तो क्या होंगे? आपकी जो स्किन के पोर हैं वो बंद हो जाते हैं। जब पोर बंद हो जाते हैं तो वहीं इन्फेक्शन होता है, उसी से क्या होते हैं? एंस जैसी प्रॉब्लम होती है। तो ये कर क्या रहे हैं? एक तो आपकी जो एपिडर्मल सेल जो बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा एक के ऊपर एक लेयर बनती चली गई है, उनको ये कम कर देते हैं। और दूसरा, और इसके जो टर्नओवर है एपिडर्मल सेल का, जो डेड सेल है उनको बाहर बहुत जल्दी निकाल देंगी और नई सेल को जनरेट कर देंगी। अब इससे क्या होगा? दिस रिजल्ट एक्सप्लोजन ऑफ ओपन कॉमन डोन्स, जैसे स्किन पोर बोलते हैं, एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्लोज कॉमन डोन इनटू द ओपन वंस। जिससे क्या होता है कि जो आपकी स्किन की जो पोर्स होते हैं, यानी कम डोन्स का मतलब स्किन पोर, वो क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। जैसे आप मानो स्किन है, स्किन के ऊपर क्या है? डर्मेटिस, इसके एपिडर्मल की बहुत सारी लेयर बनी हुई है, तो स्किन पोर बंद पड़े हैं। अगर लेयर कम हो गई तो स्किन के पोर क्या होंगे? ओपन हो जाएंगे। तो ये ओपन करने का काम, स्किन की लेयर को कम करके इस जो एपिडर्मल सेल्स की क्वांटिटी को, थिकनेस को कम करके क्या करते हैं? स्किन के पोर को ओपन कर देते हैं। और जिससे क्या होता है? एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्लोज्ड कॉम्बिनेटेड इनटू ओपन पोर्स। जिससे क्या होते हैं? जो क्लोज आपके स्किन पोर हैं वो आपके ओपन हो जाएंगे। और ओपन होने से क्या होगा कि जितना भी आपका अंदर का जो सीबेसियल ग्लैंड का जो मटेरियल है वो आसानी से बाहर आ जाता है। और बाहर आने की वजह से क्या होगा कि बाहर आने की वजह से, ओपन होने की वजह से क्या होगा? एंस जैसी प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो पोर्स सब क्लोज हो जाएंगे तभी हमारे क्या होते हैं स्किन में। जब पोर्स क्लोज होने की वजह से अक्सर क्या होगा? स्किन पोर क्लोज हो जाए तो एंस जैसी प्रॉब्लम बन जाती है। रीज़न क्या है? जो स्किन पोर है वहाँ से सीबेसियस ग्लैंड का रिलीज होता है, और सीबेसियस ग्लैंड जितनी भी होती हैं वो आपका सीबम का सेक्रेशन करती हैं। और सीबम में एक अच्छी बात होती है कि वो एंटीबैक्टीरियल का काम करती है। जितने भी आपके जो माइक्रोब्स हैं स्किन में ग्रो करेंगे उनको किल कर देती है। जब किल करेंगे तो माइक्रोब ग्रो नहीं करेंगे, इंस तो माइक्रोब ग्रो करेंगे तो मुहासे जैसी प्रॉब्लम या इंस वल्गैरिस जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। टॉपिकल रेटिनोइक एसिड इज अप्लाइड इनिशियली इन द कंसंट्रेशन सफिशिएंट टू इंड्यूस स्लाइट एरिथेमा एंड माइल्ड पेलिंग। ठीक है, अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन में आप इसे यूज़ करते हैं तो ये हल्का सा एरिथेमा भी कर सकती है, मतलब थोड़ा सा बर्निंग जैसी रेडनेस स्किन हो जाती है, और स्किन माइल्ड पीलिंग होती है, मतलब स्किन की जो ऊपर वाली लेयर है डेड स्किन है वो झड़ना शुरू हो जाती है, पीलिंग ऑफ स्किन ज़्यादा होने लगती है जब ज़्यादा कंसंट्रेशन में इसे यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा क्या है आपका इन प्रिपरेशंस में? टॉपिकल रेटिनोइक एसिड शुड बी अप्लाइड टू ड्राई स्किन ओनली एंड केयर शुड बी टेकन अवॉइड द कॉन्टैक्ट कॉर्नर ऑफ नोज, आईज, माउथ एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ये सभी हैं कि आप म्यूकस मेम्ब्रेन है, आई है, नोज़ है, उन सभी कॉर्नर को बचाकर जितना ड्राई पोर्शन ऑफ स्किन है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जिन प्रिपरेशन में आपके रेटिनोइक एसिड है। थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 to 6 weeks of therapy, hidden combat appears and it seems to that uns has been aggravated by the retinoic acids। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम शुरुआत में इसकी थेरेपी स्टार्ट करेंगे तो 4 से 6 वीक में ऐसा क्या होगा कि जो आपके हिडन कॉम्बेट है, मतलब आपके छुपे हुए जो पोर्स हैं, जो क्लोज हैं,
छुपे हुए पोर्स हैं वो आपके स्किन के सामने आना शुरू हो जाएंगे। जब छुपे हुए पोर्स जब स्किन में सामने आना शुरू हो जाएंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा एग्रावेट होंगे, मतलब इंस की क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी, एग्रावेशन होगा, इंस जो है मुआसी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ती है। विद द कंटिन्यू थेरेपी द लीजन विल क्लियर एंड 8 to 12 वीक्स ऑप्टिमल क्लिनिकल इंप्रूवमेंट अकर। और उसके बाद में कंटिन्यू थेरेपी आप रखेंगे तो कुछ हफ्तों बाद में क्या होगा, 8 से 12 वीक बाद में वो भी कम हो जाएंगे और क्लिनिकली जो होगा हीलिंग होना शुरू हो जाती है। द इफेक्ट ऑफ ट्रेटिनोन ऑन क्रिटिनाइजेशन और डीस्कॉमिनेशन ऑफर ए बेनिफिट द पेशेंट ऑफ फोटो डैमेजिंग स्किन्स। इसके अलावा क्या है, जो आपका ट्रेटिनोन जो आपका एस्कॉर्बिक एसिड है, रेटिनोइक एसिड है, वो क्रिटिनाइजेशन और डीस्कॉमिनेशन करता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट आपका फोटो डैमेजिंग मतलब धूप के कारण जो स्किन डैमेज हो गई है वो आसानी से रिमूव आउट हो जाती है। किसकी वजह से, क्रिटिनाइजेशन और डीस्कॉमिनेशन, मतलब जो ऊपर वाली लेयर है वो बाहर छूट रही है और नई लेयर जो स्किन की है बन रही है उस वजह से। ठीक है, इसके अलावा कुछ है, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ ट्रेटिनोन इंक्रीज द कोलेजन सिंथेसिस एंड थिकनेस ऑफ एपिडर्मिस सो डिमिनिश द फाइन लाइंस एंड रिंकल्स। अगर लॉन्ग टाइम तक आप इस ट्रेटिनोन प्रिपरेशन को यूज़ करते हैं तो स्किन में कोलेजन की सिंथेसिस ज़्यादा होने लगेगी, जिससे स्किन की थिकनेस ऑफ एपिडर्मिस बढ़ जाती है और जिस वजह से रिंकल्स या फाइन लाइन जो स्किन में है वो आपकी कम हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है, जितनी आपकी एंटी रिंकल क्रीम आती है उसमें भी क्या होगा, यही होगा, कौन सा, ट्रेटिनोन्स या फिर क्या बोलते हैं इसे हम, रेटिनोइक एसिड, ये प्रेजेंट होता है जो आपकी फाइन लाइन या रिंकल लाइन है उनको ये डिसअपियर कर देते हैं। ठीक है, दिस ड्रग में इंक्रीज द ट्यूमरजेनिक पोटेंशियल ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। लेकिन एक ख़राब बात ये भी है कि अगर इस ड्रग को हम कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं तो कंटिन्यू यूज़ करने में क्या होगा कि जो आपका ट्यूमरजेनिक पोटेंशियल है, मतलब स्किन में ट्यूमर या कैंसर होने का पोटेंशियल है, अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से, यूवी रेडिएशन की वजह से बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसका ज़्यादा यूज़ करना भी एक तरह हार्मफुल है। पेशेंट यूजिंग ए रेटिनोइक एसिड शुड बी अवॉइड सन एक्सपोजर्स एंड यूज़ ए प्रोटेक्टिव सन स्किन। इसलिए कहा जाता है जो पेशेंट्स आपके रेटिनोइक एसिड यूज़ कर रहे हैं वो सन से एक्सपोज होने को अवॉइड करें। अगर आपको बाहर निकलना भी है तो आप सन स्किन का यूज़ करें। इसके अलावा आपका आइसोट्रिक्टोन, जिसे हम एक्विटेंस एक ब्रांड नेम से आता है, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियस स्टैटिक इंस डेट रिकलिट्रेंट एंड स्टैंडर्ड थेरेपी। अगर बहुत ज़्यादा आपका सीवियस स्टैटिक इंस है उस कंडीशन में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और आइसोट्रेटिनोन्स में एक्ट बाय इनहिबिटिंग ए सीवेसियस ग्लैंड साइज एंड फंक्शंस। बेसिकली ये क्या करते हैं, आपके सीवेसियस ग्लैंड है उसके साइज को कम कर देते हैं और उसके फंक्शन को थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं, जिससे क्या है, सीबम का सेक्रेशन या अंदर जो इन्फेक्शन हुआ है उसके पोर साइज जो है उसको उसके साइज में चेंजिंग हो जाती है, जिस वजह से इंस में इफेक्टिवनेस बढ़ती है। लेकिन टेट्राजेनेसिटी सिग्निफिकेंट रिस्क इन द पेशेंट टेकिंग ए आइसोट्रेटिनोन्स। अगर कोई पेशेंट आइसोट्रेटिनोन ले रहा है और वो प्रेगनेंस की कंडीशन में तो टेट्रोजेनेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। टेट्रोजेनेसिटी में बता चुका हूँ कि जो फीटस डेवलप हो रहा है मदर के यूट्रस में, उस फीटस के ग्रोथ में कोई डिफॉर्मेशन होना, कोई ब्रेन डेवलप ना हो पाए, लंग्स डेवलप ना हो पाए, कोई ऑर्गन डेवलप ना हो पाए, तो ये प्रॉब्लम क्या होती है, टेट्रोजेनेसिटी की होती है, टेट्रोजेनेसिटी। ठीक है, इसके अलावा बेंजोल ऑक्साइड इज इफेक्टिव टॉपिकल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंसफेक्युलरिस। बहुत सारी प्रिपरेशन होती है बेंजोल ऑक्साइड पड़ा होता है, ये स्पेशली जो आपका इंस जो प्रोड्यूस करने वाला जो बैक्टीरिया है उसको किल करने का काम करता है। इट कन्वर्ट द बेंजोइक एसिड विद इन द एपिडर्मिस में कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में, और ये एक्टिव अगेंस्ट होता है पी इंस, बैक्टीरिया का नाम होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पी इंस में जो बैक्टीरिया होगा उसको ये एक्टिव है उसको ये किल कर देगा। हैज़ ए पीलिंग एंड कमेडोलाइटिक इफेक्ट एंड केयर शुड बी टेकन अवॉइड द कॉन्टैक्ट विद आइस एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। जब भी इसे अप्लाई करें तो म्यूकस मेम्ब्रेन और आई से कॉन्टैक्ट ना होने दें। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आज कंप्लीट हुए सन स्किन्स, इंस प्रिपरेशंस, पिगमेंटेशंस अफेक्टिंग, और इसके अलावा आपका एक्टो पैरासिटिसाइड्स और आपकी
एंटी फंगल। तो आज 3-4 टॉपिक में क्या किया, एंटी फंगल किया, एंटी फंगल के बाद आपका एक्टो पैरासिटिसाइड्स क्लियर किया, फिर एजेंट अफेक्टिंग एंटी पिगमेंटेशंस, सन स्किन्स और इंस प्रिपरेशंस। अब आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सब चीज़ें लेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कीटोलाइटिक एजेंट्स, एंटी प्रोपेराइटिस और ट्राइकोजेनिक और एंटी ट्राइकोजेनिक एजेंट्स। ठीक है, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी को शेयर करने पर उसकी हेल्पफुल हो सकता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।